हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार। आज हम हमारा व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार करने जा रहे हैं। जैसा कि वर्ण विचार में हमने वर्णों के भेद में सबसे पहले स्वर के भेद का वर्णन किया था। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन में सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। व्यंजन की परिभाषा: जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बनता, उसमें स्वर शामिल होता है। आगे हम बात करेंगे व्यंजन के भेद की। व्यंजन के हम 4 भेद हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 पर है ऊष्म व्यंजन और लास्ट उत्तिष्ठ व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन का इसके बारे में बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन, तो सबसे पहले स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब आपकी जो जीभ है, आपकी जो जिह्वा है, वो मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। कहने का मतलब कि जीभ के द्वारा हम बोलते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, स्पेशली स्पर्श व्यंजन का, तब क्या होता है कि जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें मैंने कुछ स्पर्श व्यंजन में आने वाले वर्णों को मैंने क्रम रूप में लिख रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्यंजन में कै वर्ग पिछली क्लास में, तो वर्ग का मतलब होता है कि उस वर्ग में आने वाले अन्य व्यंजन। तो इसमें बात करें सबसे पहले कै वर्ग, तो इसमें क ख ग घ ड़, ठीक है। च वर्ग में आ जाएगा च छ ज झ ञ, ठीक है। ट वर्ग में आ जाएगा मूर्धन्य यानी कि ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग में बात करें तो हम त थ द ध न। फिर प वर्ग में बात करेंगे तो प फ ब भ म। इनको हमने अलग अलग वर्गों में क्यों विभाजित किया है? जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कै वर्ग के आगे कंठ, यानी कि जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब आपको इन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे में अगर हम बात करें तो च वर्ग, अगर च वर्ग की बात करेंगे तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें क्या करना होगा? तालु का जो जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं तालु। तो वो जीभ जो हमारी है उस तालु को क्या करती है? स्पर्श करती है। ट वर्ग की बात करें मूर्धन्य की, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो बीच में रहती है, वो किसी विशेष स्थानों का स्पर्श नहीं करती। अगर हम बात करें तय वर्ग की, तय वर्ग जो है दंत्य व्यंजन के अंदर आते हैं, तो इसमें त थ द ध और न, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वो दांतों का स्पर्श करती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें पै वर्ग की, तो पै वर्ग में पै फ ब भ और मैं, इनका उच्चारण करते समय जीभ हमारी जो है होठों का स्पर्श करती है और जो हमारे होंठ हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, उसका अर्थ क्या होता है। अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित होना। मध्य में स्थित होना। इनका अंतस्थ व्यंजनों में हम जिन वर्णों को शामिल करते हैं उनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है वो हमारे मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है और
मध्य में स्थित रहती है, जो जीभ है वो हमारी मध्य में स्थित रहती है। इसमें हमने शामिल किया है य, र, ल और व को। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का मीनिंग होता है गर्म। ऊष्म का मीनिंग होता है गर्म। जिन व्यंजन के उच्चारण में जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारी जीवा रगड़ खाकर वायु निकालती है, जो हमारी जीभ है जब रगड़ खाकर वायु निकालती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है। तो इसमें हमने शामिल किया है एक तो श, श, स और ह को, चार हैं ये। और ऊपर हम बात करें अंतस्थ में भी चार वर्णों को शामिल किया गया है। ऊष्म में भी हमने चार वर्णों को शामिल किया है। ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी कुछ भी हम बोलते हैं, चाहे वर्णों को बोलें चाहे किसी शब्दों को बोलें, तो उसमें जो है हमारी जीभ का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। और उनको बोलते समय उन वर्णों को, तो हमारी जो जीभ होती है वो कहीं ना कहीं मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, चाहे वो दांत को स्पर्श करे, चाहे वो तालु को स्पर्श करे, चाहे वो कंठ को स्पर्श करे। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं उत्तिष्ठित व्यंजन। ये व्यंजन थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय जीभ जो है हमारी वो पीछे की ओर जाती है, पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे की ओर गिर जाती है। दोबारा सुनिए, इन व्यंजन यानी उत्तिष्ठित व्यंजन जो होते हैं, इनका जब हमारी जीभ उच्चारण करती है तो क्या होता है कि हमारी जीभ जो है वो पीछे की ओर जाकर और एक झटके के साथ नीचे की तरफ गिर जाती है, आगे की तरफ गिर जाती है, और उन्हें क्या कहते हैं? उत्तिष्ठित व्यंजन। इसमें मैंने आपको दो व्यंजन शामिल किए, दो व्यंजन वर्ण है जो इसमें है अढ़ और एक अढ़। ठीक है। इनको हम शामिल करते हैं। तो मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्तिष्ठित व्यंजन के बारे में बताया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस। आगे हम बात करते हैं अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह क्या होता है वो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको। हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किए गए वर्ण जो न स्वर होते हैं और न ही क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? अयोगवाह। ठीक है। इसमें मैंने दो वर्णों को शामिल किया है, पहला है अंग और दूसरा है अह। ठीक है। अब आगे बात आती है कि अयोगवाह के प्रकार कितने होते हैं। अयोगवाह के आपको बता दूं 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका अनुस्वार, दूसरा है आपका अनुनासिक और तीसरा होता है विसर्ग। इनको लिखते कैसे हैं और ये दिखाई कैसे देते हैं, तो आपको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे अनुस्वार को मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, अनुस्वार। ठीक है। और इधर अनुनासिक की बात करें तो ये अनुनासिक जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है। फिर हम बात करें विसर्ग की, तो ये विसर्ग है आपका। इनके तीनों के बारे में आपको 1 बाय 1 मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुस्वार व्यंजन की। ठीक है। तो जब आप अनुस्वार व्यंजनों का उच्चारण करते हैं या अनुस्वार वर्णों का उच्चारण करते हैं, तब वायु जो है, जब आप वर्ण को बोलते हैं तो जो मुख से निकलने वाली जो वायु है वो आपके नासिका से बाहर आती है। नासिका का मतलब होता है नाक से। नासिका एक तत्सम शब्द है और नाक जो है एक तद्भव शब्द है। यानी कि जब इन वर्णों का आप उच्चारण करेंगे तब आपकी जो वायु है वो कहां से बाहर आएगी? नासिका से। इसीलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। इसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे रंग, मंगल, नंदा आदि। ठीक है। सेकंड की बात करें अनुनासिक की। अनुनासिक, इनके उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? वायु जो है वो आपकी नासिका और मुख दोनों से बाहर आती है, नासिका तथा मुख से बाहर आती है। ठीक है। तो जैसे हम बात करें, जैसे आंख, दांत, सांप, है ना,
तो ये कुछ उदाहरण इसमें हमने अनुनासिक के अंदर शामिल किए हैं। फिर हम बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग का जो उच्चारण है हम हल्के रूप में करते हैं, हल्के मतलब धीमे रूप में, जिसमें है की ध्वनि आती है। है की ध्वनि हमें बोलने को या सुनने को मिलती है। इसमें वर्ण के आगे, जिसके आगे हमने जो भी व्यंजन होता है उसके आगे या कोई स्वर होता है तो हम उसके आगे क्या करते हैं, दो बिंदु लगा देते हैं। दो बिंदु मतलब इस प्रकार से हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे प्रातः, फिर है क्रमशः, फिर है अतः। आप देखोगे कि जो लास्ट वाला वर्ड है उसके आगे हमने विसर्ग का प्रयोग किया है। ये अयोगवाह के प्रकार हैं जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 समझाए हैं। तो आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, हम आगे बात करते हैं हमारे व्यंजन के टॉपिक में, संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन की परिभाषा को हम समझेंगे। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो एक व्यंजन बना देते हैं जो कि होता है संयुक्त व्यंजन, जैसे क्ष। इसी प्रकार से त्र, इसमें त, फिर र, फिर अ, इन व्यंजनों के संयोग से एक व्यंजन बन गया संयुक्त व्यंजन त्र। फिर अगर हम बात करें ग, इसमें ज, फिर य, फिर अ, इनके मिलने से क्या बन गया आपका ग। फिर अपने बात करें श्र, श्र में श और र और अ, इनके मिलने से क्या बन गया श्र। ये चार जो हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन है और इनसे बनने वाले जो उदाहरण हैं मैंने आपको आगे लिखे हैं, जैसे क्षमा, क्षण, त्रिभुज, त्रिनेत्र, ज्ञान, ज्ञाता, श्रम और श्राप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब, द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है दो। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं या उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला वर्ण जो होता है, जो पहला वर्ण आता है वो यानी कि स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब कि उसमें स्वर शामिल नहीं होता है, लेकिन जब जो दूसरा वर्ण आएगा उसमें स्वर शामिल होगा। जैसे मैंने कुछ आपके सामने उदाहरण दिया है, जैसे पत्ता, बच्चा, कच्चा। ठीक है, तो इसमें देखो अगर अपने इसकी बात करें पैर के बाद वाले व्यंजनों की, तो जो पहला है व्यंजन त, ये क्या है आधा, यानी इसमें स्वर शामिल नहीं है। वो हमें कैसे पता लगता है कि इस व्यंजन के अंदर स्वर शामिल नहीं है? वो हमें पता लगता है हल चिन्ह के द्वारा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये स्पेशली जो है व्यंजन के नीचे ही लगते हैं। तो हमने जो त है उसके नीचे हलंत लगाया, इसका मतलब ये आधा है, और आगे वाले को हमने पूरा लिखा है, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ता, यानी कि, और ये आपका हो गया त आधा। इसी प्रकार से च और चा, इसको च को आधा लिखना है तो हमने इसके हलंत लगाया है, और इसके बाद इसको अगर चा को पूरा करना है तो च के नीचे हलंत लग के आगे हमने स्वर को इसके साथ में क्या किया है, शामिल किया है, जिसके कारण से ये क्या बन जाता है चा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस जो टॉपिक है अपना जो संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक वर्ण में, वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हम समझेंगे विच्छेद का मतलब। विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। जैसे संबंध विच्छेद हो जाना, संबंध टूट जाना, संबंध अलग हो जाना। आपकी किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है और किसी बात पे आपकी उससे बिगड़ जाती है, तो वो आपका जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है,
विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं। किसी भी शब्द में आने वाले वर्णों को क्रम से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक सीरियल से, क्रम से अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। थोड़ा दोबारा से समझें, कई बार काफी इंपॉर्टेंट है ये और पूछा जाता है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को क्रम से अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, किसान। आपको ये मालूम भी है कि आप अगर किसी भी शब्द की रचना करते हैं तो उसमें आप अलग अलग वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो किसान कैसे बना, किसान जो शब्द है उसकी रचना कैसे हुई, तो आप देखिए पहले क, फिर इसमें जो हमारे यहाँ देखो यहाँ पे स्वर है जो हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो छोटी की मात्रा है, छोटी ई यानी कि ई, फिर फ, फिर आ स्वर आ गया, फिर न, फिर ए। ठीक है, तो इसके मिलने से क्या बन जाएगा, इन वर्णों के एक साथ मिलने से क्या हो जाएगा, किसान बनेगा। ठीक है, और अगर हम किसान में से अलग अलग वर्णों को निकालें, है ना, इन वर्णों को अलग अलग निकाल कर लिखें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा कोयल, क फिर ओ, इससे क्या बन जाएगा को, फिर य और ए क्या बन गया य, फिर ल और अ, फिर क्या बन गया ल, कोयल। फिर बात आती है गुरु की, जैसे ग, ग पे अब यहाँ पे हम देखो कौन सा है, छोटा ऊ यानी कि स्वर, आपको बताया भी था। ठीक है, ये कौन सा स्वर आता है, ह्रस्व स्वर, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो ग पे छोटे ऊ की मात्रा क्या बन गया गु, फिर र, र के आगे आपको पता है मैंने र में जो मात्रा के आधार पे बताया था, एक तो था रू और एक था बड़ा ऊ। इसमें जब बड़े ऊ की मात्रा आएगी और इसमें जब छोटे ऊ की, यानी कि ये वाला ऊ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने को छोटा चाहिए तो हमने यहाँ पे छोटा लगा और इससे क्या है, हमारा शब्द बन गया गुरु। तो ये था आपका वर्ण विच्छेद। इसी के साथ जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन का जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे कंप्लीट होता है और हमारा वर्ण विच्छेद जो टॉपिक चल रहा था वो भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहे जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ हमारा जो ये वर्ण विचार जो टॉपिक है फोनोलॉजी, ये यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।